वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस एंड टुडेज एक्सरसाइज इज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाकर उस प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2 and also find its area। तो डेट मीन्स इन सबको लेकर के कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना हो तो डेट में बी लाइक दिस। ओके, हमने ये ड्रॉ कर रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। अब अगर इसका एरिया आइडेंटिफाई करना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करने के लिए क्वाड्रिलेटरल में हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है, दैट इज दिस वन। तो एसी डायगोनल हमने ड्रॉ किया जिससे ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो डेट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज के सम के बराबर हो जाएगा। तो डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का सम हो जाएगा। अब बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज फॉर्मूला ड्राइव करने का एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। आप सबसे पहले जिस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं उसके तीनों वर्टाइसिस को रिस्पेक्टिवली x1 y1, दैट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम अपनी तरफ से लेट x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2, दैट इज x2 y2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे लिए x3 y3, x3 y3 एंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आपने लिखा था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट x1 y1, उसको फिर से इसके नीचे लिख लेते हैं x1 y1। ओके, अब इसका एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करने का बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है एंड दैट इज आप इसमें x1 का मल्टीप्लाई y1 से करो प्लस x2 का मल्टीप्लाई y3 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 एंड देन माइनस करेंगे हम रिवर्स। तो डेट मीन्स y1 x2 माइनस हो जाएगा, माइनस y2 x3 एंड माइनस y3 x1, और इस पूरी वैल्यू का हाफ कर देने से एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो डेट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं तो डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 एंड माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। इस पूरी वैल्यू का हाफ कर देंगे, दैट वुड बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब हम बारी बारी से तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली अपनी तरफ से x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट दैट पॉइंट इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2 एंड दिस वन इज x3 y3। ओके, इन पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की जगह पर प्लेस करते जाएंगे तो हमारा एरिया का वैल्यू हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एरिया विल बी व्हाट, x1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, दैट इज, एंड y2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7। ठीक है, एंड सो ऑन। वैल्यूज को प्लेस करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर एरिया मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस लेकर हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ए बी सी विल बी 29 यूनिट स्क्वायर। सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एडीसी। अब एडीसी का एरिया फाइंड करते हैं। तो एडीसी का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके एरिया को फाइंड करने के लिए अगेन एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डेट मीन सेम फॉर्मूला यहां पर भी हम यूज करने वाले हैं। तो हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, और इसका हाफ कर देने से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी हो जाएगा। अब हम एडीसी ट्राइंगल के जो वर्टाइसिस हैं उनको रिस्पेक्टिवली x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कंसिडर करके यहां अपनी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। यहां पर अगर हम अपनी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी आ जाएगा। तो प्लेस कर सिंप्लीफाई कर देना है इन्हें। तो जब आप यहां प्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फाइनल एरिया निकल के आता है 63/2 यूनिट्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें एक्चुअली फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज को आपस में प्लस कर देंगे, तो दैट वुड बी द
एरिया, तो इट मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल के एरिया को आपस में प्लस कर देते हैं, तो दैट वुड बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्लियर? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं हम दोनों ट्राइंगल के एरियाज को प्लस करेंगे, तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 29 यूनिट्स एंड 63/2 यूनिट्स। दोनों वैल्यूज को यहां पर प्लेस कर देते हैं। सो व्हाट वुड द वैल्यू? So that means the value will be that means what we have to do 29 and 63/2 को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू विल बी 121/2 यूनिट स्क्वायर। ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स second question of the exercise is the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है जिसकी लेंथ 2a गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल द साइड्स विल बी 2a, और उसका जो बेस है वो y एक्सिस पर लाई करता है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो समथिंग लाइक दैट ये हो जाएगा। ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस पर इसका बेस है और मिड पॉइंट बेस 2a का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है? ऑन द एट द ओरिजिन 0 0 पर लाई करता है। अगर 2a का मिड पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है तो डेट मीन्स हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन a हो जाएगा, नहीं नीचे वाला पोर्शन भी हमारे लिए a यूनिट हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये वैल्यू हमारे लिए a यूनिट हो गई ऊपर की। ओके, यहां से यहां तक दैट इज, और नीचे वाली वैल्यू भी हमारे लिए a यूनिट हो जाएगी ये वाली, तो डेट इज ऑल्सो a यूनिट। क्लियर? फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये वाई एक्सिस पर a यूनिट की डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a। तो a वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट तो बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिए। ऐसे ही b वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट बिलो द y एक्स एक्सिस है, तो जो कि 0, -a हो जाएगा दैट इज, तो a एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था जिसकी ऑल द साइड्स वर गिवन व्हाट 2a, दैट इज दैट मीन्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमें 2a गिवन है और इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन O पर लाई करता है, इसलिए O से A तक की डिस्टेंस और O से B तक की डिस्टेंस इक्वल होगी जो कि A के बराबर हो जाएगी। दैट्स वाई पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 0, a एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 0, -a हो जाएंगे। ओके, तो यहां से हम दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बड़ी इजीली फाइंड कर पाए हैं, A एंड B के कोऑर्डिनेट्स को। तो ए बी के कोऑर्डिनेट आ जाने के बाद दैट मीन्स A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, a और B वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, -b हो जाएंगे। अब ए बी के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स आ जाने के बाद अब हम लेते हैं ट्राइंगल AOC ले लेते हैं, दैट मीन्स एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि एक राइट ट्राइंगल होगा। तो राइट ट्राइंगल के अंदर जो इसका हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ कितनी होगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है तो ये तो 2a के बराबर होगी, तो दैट इज 2a। ओके, और ये लेंथ हमारे पास a है, तो दैट मीन्स इस राइट ट्राइंगल की OC लेंथ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर? तो OC लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए राइट ट्राइंगल के अंदर जाते हैं और राइट ट्राइंगल के अंदर सॉल्व करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल AOC ले रहे हैं, तो AOC राइट ट्राइंगल में AO की लेंथ हमारे पास कितनी है? A है, AO की लेंथ हमारे पास A है एंड AC की लेंथ हमारे पास कितनी है? दैट इज 2a। इसको फाइंड करना है बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड करने के लिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इनकी वैल्यूज को प्लेस करने पर OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो दैट मीन्स OC कितना हो जाएगा? √3a के बराबर हो जाएगा, तो दैट मीन्स OC की लेंथ हो जाएगी √3a। और अगर ये √3a है तो दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? That would be √3a, 0. That would be the coordinate of the vertex C. Clear? So the coordinate vertex C के जो निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे? That would be OC इक्वल टू ±√3 हो गया। ओके, ±√3 का रीजन ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि ट्राइंगल को ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन हमें ड्रॉ करना है या लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है। दैट्स वाई OC स्क्वायर था तो OC हो जाएगा ±√3 है, तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल अगर इस तरफ से बनेगा तो दैट मीन्स उस केस में इसका जो वर्टेक्स C आएगा दैट वुड बी -√3a एंड 0 हो जाएगा। सो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे लिए हो गए दिस वन। A पॉइंट का वर्टेक्स हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, दैट वाज 0, a और B वर्टेक्स हो गया हमारे पास 0, -a। तो दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So the question number 3 is find the distance between P and Q when PQ is parallel to the y axis। PQ अगर y axis की parallel है तो let's draw the figure, इसका फिगर ड्रॉ करके चेक करते हैं।
ऐसा इसका फिगर कैसा होगा, लेट्स चेक इट आउट। तो फिगर में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि P एंड Q, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो डेट मीन्स इसकी एक्स से डिस्टेंस ऑलवेज है, दैट मीन्स ओरिजिन से या वाई एक्सिस से डिस्टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज बराबर रहेगी, तो एक्स डिस्टेंस तो इक्वल होगी। तो डेट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q के बीच की डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। एट द मोमेंट क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसलिए जो एक्स डिस्टेंस है ऑफ पी एंड क्यू पॉइंट वो तो इक्वल हो जाएंगे। सो x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस पी क्यू। तो पी क्यू डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर। अब इसमें x1 माइनस एक्स टू की वैल्यू तो हमारे पास है जीरो, तो उसे जीरो प्लेस कर देंगे, बाकी y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारे पास। सो जीरो स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, तो दैट मीन्स वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ y1 माइनस वाई टू लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो दैट मीन्स डिस्टेंस पी क्यू विल बी मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2 लिखा जा सकता है अंडर रूट y1 माइनस y2 होल स्क्वायर को। सो दैट इज मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2। दैट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए हमने मॉडुलस y1 माइनस y2 ले लिया। क्लियर, तो दैट इज द डिस्टेंस pq व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस p बिटवीन p एंड q इफ pq इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर pq x एक्सिस के पैरेलल है तो फिगर में भी लाइक दिस, हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल पी क्यू है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डेट मींस एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहेगी। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है तो y1 और y2 की डिस्टेंस तो बराबर हो जाएगी हमारी। ओके, तो डेट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y1 एंड y2 आर इक्वल। अब अगर y1 और y2 इक्वल हैं तो y1 माइनस y2 विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे, और उन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेट मींस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो। अगर y1 माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो है तो तब दोनों पॉइंट P एंड Q के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी, PQ डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो प्लेस करेंगे तो व्हाट विल द वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस जीरो। जीरो रिमूव कर देते हैं, सो द वैल्यू विल बी अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे लिए। ओके, और अंडर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, बिकॉज हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम मॉडुलस x1 माइनस x2 लिखेंगे इसे। सो द वैल्यू विल बी मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। क्लियर, that was the second part of the question number 3. Next, question number 4 देखते हैं। Find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4। हमें x-axis पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, तो दैट मींस एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू बिकॉज जीरो होती है, इसलिए वी कैन राइट a कॉमा जीरो पॉइंट लाइक। ओके, तो a कॉमा बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। तो इस पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस एंड इसी पॉइंट की सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो जानी चाहिए। तो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया। सो दैट वुड बी 7 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस जीरो स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम इसका एक्सपेंशन अगर करेंगे तो दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 स्क्वायर 36। इधर से देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस 4 स्क्वायर इज 16। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। जब हम बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करेंगे और वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 एंड 36 को प्लस करने पर 85 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 85, और इधर होगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 एंड 16 विल बी 25। ओके, अब फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर एंड a स्क्वायर तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बोथ ऑफ साइड सेम साइन के, तो a स्क्वायर एंड a स्क्वायर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। a सेम साइड और नंबर्स को सेम साइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो दैट वुड बी माइनस 14 है इधर था, माइनस का 6 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 25 पॉजिटिव इधर है, तो दैट मीन्स 85 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो दैट वुड बी -8 है।
इक्वल टू -60 हो जाएगा, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाता है हमारा। सो ए की वैल्यू 60/8 हो जाएगी, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 से डिवाइड करने पर 15/2। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2.7, 6 and 3, 4 will be a comma 0, that means 15/2 comma 0. That is the coordinate which is equidistant from the given 2 points. Is it clear? So the required point on the x-axis that is equidistant from 7, 6 and 3, 4, जिसको हमने a, 0 कंसिडर किया था, a की वैल्यू 15/2 है and comma 0, so the coordinate is 15/2 comma 0. That was the question number 4. Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What is the question number 5? Let's check it out. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। हमें उस स्पेसिफिक लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करना है जो ओरिजिन से पास होती है एंड साथ में इन दोनों पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके मिड पॉइंट से भी पास होती है। ओके तो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी। ओके तो इन दोनों के मिड पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड बी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, जिसे सिंप्लीफाई करने पर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4, -2। ओके नाउ हमारी लाइन ओरिजिन से पास होती है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट यू शुड लर्न, आपको याद होना चाहिए। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y2 माइनस y माइनस y, सॉरी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो डेट मीन्स हमें तो इसकी स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी। ओके तो स्लोप की रिक्वायरमेंट है, इसलिए स्लोप m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 4, -2 है और एक क्वेश्चन बोल रहा है ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओके तो दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए स्लोप m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, तो दैट वुड बी -2, -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। तो डेट मीन्स -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। तो डेट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंप्लीफाई करेंगे -1/2। तो डेट मीन्स उस स्पेसिफिक लाइन का स्लोप हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो दो स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट हमारा 0, 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था और सेकंड मिड पॉइंट ऑफ द गिवन टू पॉइंट्स जिसको हमने आइडेंटिफाई किया 4, -2। और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप हमने आइडेंटिफाई कर लिया m, दैट इज इक्वल टू माइनस का हाफ, ये हम फाइंड कर चुके हैं। Now we have to find out the equation of the line which passes through one point and having slope -1/2। तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो जिसका स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं। ओके वैसे हमें लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहा, हमसे कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। अगर हमसे कहता कि लाइन की इक्वेशन भी आइडेंटिफाई करो तो हम करते y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, हम ऐसा कर लेते x माइनस x1। दैट मीन्स x माइनस x1। हम इसके अंदर m की वैल्यू प्लेस करते हैं माइनस का हाफ एंड y माइनस y1, तो पॉइंट हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। लेट ये पॉइंट ले लेते हैं, 0, 0 लेना ज्यादा आसान होगा, तो डेट मीन्स हम 0, 0 भी ले सकते थे। तो डेट मीन्स अगर हम 0, 0 पॉइंट लेते हैं तो हमारी इक्वेशन y माइनस 0 इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस 0 हो जाएगी। टू से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन two points and also from the origin. That is the equation of the line. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन आइडेंटिफाई नहीं करनी थी, हमें तो केवल स्लोप ऑफ द लाइन आइडेंटिफाई करना था। तो स्लोप हमने आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट इज, दैट इज माइनस हाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैं, अगर ये पॉइंट एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं, लेट एक राइट ट्राइंगल, दिस लाइन, one more, that is this one,
and one more to draw the right angle triangle. Let that is, अब जो वर्टाइसिस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है दे आर 4,4, कहीं भी हो सकते हैं, वी डोंट नो उनकी प्लेसेस क्या है। तो 4,4 एक वर्टेक्स दे रखा है, एक वर्टेक्स आपको दिया है 3,5, एक और वर्टेक्स आपको दिया है -1, -1। दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो डेफिनेटली दो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो डेट मीन्स हम अगर इन तीनों लाइंस के स्लोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इनमें से कोई सी भी दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाता है तो डेफिनेटली लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, सो द ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम स्लोप कॉन्सेप्ट के थ्रू फाइंड करते हैं कि इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। हम इसको फाइंड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने इन तीनों वर्टाइसिस को कंसिडर कर लिया। लेट ए बी सी, ए वर्टेक्स हमारा ये हो गया, बी वर्टेक्स हमारा ये है, एंड सी वर्टेक्स ये है। तो बारी बारी से हम ए बी सी एंड ए सी के स्लोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी फाइंड कर लेंगे। लेट सपोज अब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो एक एक करके स्लोप हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्लोप विल बी व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी का स्लोप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो इसे ले लेते हैं सपोज m1, तो दैट मीन्स ए बी इज दिस वन। तो x1 y1 इसको लेते हैं, x2 y2 ये लेते हैं। तो दैट मीन्स स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट इज, इसलिए m1 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, सिंप्लीफाई करने पर -1 आता है। तो दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब दूसरी लाइन सेगमेंट का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं BC। तो BC का स्लोप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3, सिंप्लीफाई किया 3/2 आया। तो डेट मीन्स BC लाइन का स्लोप 3/2 हो गया। तो इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट तो -1 नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट द परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं AC का। तो AC लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। तो AC का स्लोप हो जाएगा अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग 1। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि -1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली -1 आएगा। ओके, तो दैट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग m1 और m3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये दोनों हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। ओके, तो m1 इंटू M3 जो हमने यहाँ देखा उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। सो इन दोनों लाइंस दैट मीन्स AB और CA दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो AB एंड C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर ना? और इस राइट एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री वर्टेक्स कौन सा होगा हमारा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है, इसलिए 4,4 विल बी द 90 डिग्री वर्टेक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? लेट चेक इट आउट। Question is, find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वाई एक्सिस से, और वो एंगल 30 डिग्री बनता है। उस लाइन का स्लोप हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। फिगर देखते हैं पहले इसका कैसे बन सकता है। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो फिगर विल बी लाइक दिस, ये हमारे एक्सिस हो गए। ओके, स्लोप ऑफ लाइन आइडेंटिफाई करना है विच मेक्स एन 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो डेट मीन्स ये एंगल इस डायरेक्शन में 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, लेकिन अगर स्लोप आइडेंटिफाई करना हो, स्लोप ऑफ द लाइन, तो हमें एंगल ऑलवेज एंड ऑलवेज कहां से चाहिए होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए। लेकिन ये तो 90 डिग्री है, 30 इधर है, तो डेट मीन्स पूरा एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो डेट मीन्स लाइन मेक्स 120 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। इज इट क्लियर? तो अब हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, 120 डिग्री का एंगल हो गया, सो वी कैन फाइंड आउट द स्लोप। तो स्लोप m इक्वल टू होता है tan थीटा। ओके, स्लोप ऑफ एनी लाइन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है इफ एंगल इज गिवन, दैट मींस एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अगर वो आपको दे रखा है तो m फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप m फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे लिए m इक्वल टू tan थीटा। दैट इज, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू 120 गिवन है। अब 120 की वैल्यू जनरली हमें नहीं पता होती है, तो 120 को वी कैन राइट 180 माइनस 60, ऐसा लिख सकते हैं। 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस आएगा। ओके, एंड नो चेंज होता है, दैट्स व्हाई tan ही रहेगा।
180 प्लस माइनस छोड़ेंगे 60, तो 1060 माइनस 1060 हो जाएगा। 1060 की वैल्यू होती है √3। सो द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस measured anti-clockwise is minus √3. Is it clear? That is the slope of the line. That was question number 7. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Without using distance formula, show that the point -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram. पैरेललोग्राम की अगर ये वर्टाइसिस है तो लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम है। हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को उसके वर्टाइसिस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो ए बी सी डी एक हमने इन पॉइंट्स को कंसिडर किया और इन्हें एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दैट इज ABCD के वर्टेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमें शो करना विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला कि इज इट अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए एंड पैरेलल लाइंस के स्लोप तो इक्वल होते हैं। अगर हमने ये शो कर दिया कि AD का स्लोप एंड BC का स्लोप इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे ही AB लाइन का स्लोप एंड BC लाइन के स्लोप को अगर हमने इक्वल शो कर दिया तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ओके, दैट मींस अपोजिट लाइंस के स्लोप्स को अगर हमने इक्वल शो कर दिया तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। So we are going to find out the slopes of all the 4 lines or the 4 sides. Okay, तो हम चारों साइड्स के स्लोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, दैट मीन साइड AB अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हमने M1 कंसिडर किया तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के अकॉर्डिंग 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक इसी तरीके से सेकंड साइड के स्लोप को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट CD आइडेंटिफाई किया फिर हमने, CD इज दिस वन। ओके, पहले AB फाइंड किया था, अब हम CD फाइंड कर रहे हैं, तो इसका स्लोप भी 1/6 है। दैट मीन्स दोनों लाइंस के स्लोप्स तो सेम हो गए और दो लाइंस के स्लोप्स अगर इक्वल हैं, इफ टू लाइंस हैव द सेम स्लोप दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। तो AB और CD तो आपस में पैरेलल हो गई क्योंकि दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं। अब रिमेनिंग दो साइड्स के स्लोप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका और इसके स्लोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, सपोज हमने फाइंड किया BC का स्लोप, तो BC का स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे। BC का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, दैट इज -3 आ रहा है। ओके, अब फाइंड कर लेते हैं AD लाइन सेगमेंट का स्लोप, तो दैट मींस साइड AD का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। साइड AD के स्लोप को आइडेंटिफाई किया अगेन y2 - y1 के अकॉर्डिंग, तो ये भी -3 आया। तो दैट मींस इन दोनों लाइंस के स्लोप भी सेम हो गए। ओके, अगर दो लाइंस के स्लोप सेम है तो बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी हमारी पैरेलल हो जाएंगे। तो दैट मींस CD इज पैरेलल टू BC हो गया। ओके, दोनों पैरेलल हो गए। दैट मीन्स अपोजिट साइड ये इसके पैरेलल हो गई और ये वाली जो साइड है DC वो AB के पैरेलल है। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो फिगर इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव शोन दैट द फिगर इज अ पैरेललोग्राम बाय द स्लोप कॉन्सेप्ट। ओके, दैट्स व्हाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is find the angle between the x-axis and the line joining the point this one and this one. x-axis के साथ किसी भी लाइन का एंगल अगर आइडेंटिफाई करना है तो जनरली हम स्लोप के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज x-axis के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो बनने वाला लाइन होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्लोप ऑफ द लाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्लोप फाइंड करने का तरीका होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसका मतलब m इक्वल टू, हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो माइनस का 1 हो गया। ओके, दोनों पॉइंट्स को लेकर के हमने y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के थ्रू स्लोप आइडेंटिफाई किया, दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज -1। अब -1 स्लोप लाइन का अगर आपको पता है तो दैट मीन्स लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है उसको फाइंड करना होगा, क्योंकि स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू हमारे लिए -1 हो जाएगी। -1 tan में कितनी डिग्री की वैल्यू दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, तो दैट मीन्स -1 tan में कितने डिग्री की वैल्यू इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि 1 tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो दैट मीन्स इफ tan थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता तो दैट वुड बी tan 45 हो जाता हमारे लिए, दैट वुड बी tan 45, ये होता हमारा। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 हो जाती है, लेकिन हमारा तो -1 दे रखा है। अगर -1 है तो दैट मीन्स 180 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे लिए। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स वी कैन राइट व्हाट वी हैव टू राइट इज tan थीटा की वैल्यू आपको -1 गिवन है और 1 tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सो वी कैन राइट -tan 45, हम ऐसा लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन tan में कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है डेफिनेटली, तो दैट मीन्स वी कैन राइट tan 180 माइनस 45, हम ऐसा लिख सकते हैं।
ओके, तो 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, इसलिए माइनस टेन 45 को वी कैन राइट tan 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 आएगा, दैट मीन्स tan 135 हो जाएगा। 135 डिग्री की वैल्यू will be the angle, so the theta will be what? Theta will be 135 degree. Clear? That was question number 9. तो दैट मीन्स दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो दोनों लाइंस के स्लोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द अनदर लाइन, तो किसी एक लाइन के स्लोप को अगर हम m कंसीडर करते हैं तो दूसरी लाइन का स्लोप 2m हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो हमने एक लाइन के स्लोप को m1 कंसीडर किया और दूसरी लाइन के स्लोप को m कंसीडर कर लिया, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइन का स्लोप m1 सेकंड लाइन के स्लोप का डबल है, तो दैट मींस m1 विल इक्वल टू 2m हो जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, दैट मींस tan थीटा, दैट मींस दोनों लाइंस के बीच के एंगल का वैल्यू आपको गिवन है, tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/3 गिवन। ओके, तो एंगल बिटवीन द लाइंस के tan की वैल्यू गिवन है, दैट मींस tan थीटा अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो व्हाट वुड बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस होता है हमारे लिए tan थीटा की वैल्यू। ओके, अगर ऐसा है तो m1 एंड m2 की वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, तो हमारे को tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3। सो जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो व्हाट वुड बी tan थीटा की वैल्यू हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 क्वेश्चन में गिवन है। वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ both the slopes, so that means m minus 2m upon 1 plus m into 2m is equal to tan theta की वैल्यू 1/3, that is equal to 1/3। अब मॉडुलस फॉर्मेट में वैल्यू को प्लेस किया गया तो दैट मींस वैल्यू कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो एक बार हम पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर के हम इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। सो व्हाट वुड द वैल्यू व्हेन यू टेक पॉजिटिव वैल्यू, अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं दैट मींस 1/3 इज इक्वल टू m माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं फर्स्ट टाइम तो व्हाट वुड बी द आउटपुट? अगर हम इसे पॉजिटिव लेते हैं तो डेट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3m को भी इधर ही ले आते हैं और इधर ला करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वुड द वैल्यू? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ 3 2 1 2 के फैक्टर जिससे 3 आए तो 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो बाय द फैक्टर मेथड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। हम m की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं तो m के दो फैक्टर्स m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 हो जाएंगे, तो m की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 1 एंड -1 एंड -1/2। अब m की वैल्यू -1 एंड -1/2 हो गई हमारे पास, तो यहां से हमें तो सेकंड स्लोप भी आइडेंटिफाई करना है। जब हम m की वैल्यू -1 प्लेस करेंगे तो दैट वुड बी -2 हो जाएगा, और जब हम m की वैल्यू -1/2 प्लेस करेंगे तो m1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो m1 की दो वैल्यूज यहां से क्या क्या निकल के आएंगी? तो m1 की वैल्यू व्हेन -1 प्लेस करते हैं तो माइनस का 2 होता है, और जब हम माइनस का 1/2 प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी -1 हो जाएगा। क्लियर? नाउ इफ वी टेक नेगेटिव वैल्यू ऑफ मॉडुलस, अगर हम मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू लेने पर हमारा रिजल्ट आएगा 1/3 माइनस माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट मीन्स 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज 3m को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 हो जाएगा। अगेन 2 के फैक्टर्स हम करेंगे तो डेट वुड बी मतलब 2 एंड 1 ही आएंगे, तो फाइनली हमारे फैक्टर्स हो गए m-1 एंड 2m-1, तो यहाँ से m की दो वैल्यूज 1 पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, तो m की दो वैल्यूज आ गई। अब m की दोनों वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली प्लेस करते हैं कहाँ पर? m1 की वैल्यू में, तो m1 इज इक्वल टू 2m, इसमें प्लेस कर देते हैं m की वैल्यूज को, तो हमारे पास सेकंड स्लोप आ जाएगा। जब हम m की वैल्यू को 1 प्लेस करेंगे तो m1 वैल्यू विल बी 2, और जब हम m की वैल्यू को हाफ प्लेस करेंगे तो डेट मीन्स m1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। दीज आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। क्लियर? दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान रखेंगे कि हम tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस को एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर के जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी चार वैल्यूज यहां से आएंगी पॉजिटिव लेने पर और चार वैल्यूज यहां से आएंगे नेगेटिव लेने पर। ओके, दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a line passes through x1 y1 and hk, if slope of the line is m, show that k minus y1 equal to m into h minus y1, that is the equation of the line that we have to show. Okay,
लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन 2 स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रही है, अगर इन दोनों पॉइंट से पास होती है तो स्लोप ऑफ द लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन है। ओके, तो स्लोप ऑफ द लाइन अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट वुड बी द स्लोप। ओके, तो स्लोप को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप इज गिवन है, तो m शुड इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस y1 हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 हो जाएगा। दैट इज, तो ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स k माइनस y1 की मल्टीप्लाई k माइनस y1 विल इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ओके, और यही हमें प्रूव करना था, k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, इसी को हमें प्रूव करना था। दैट इज प्रूव्ड। दैट इज क्लियर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।